नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, बड़े दिनों से तमन्ना थी साइकिल बाबा से मिलने की और आज मौका मिला है। आपने चाय पे चर्चा सुनी होगी, संसद की चर्चा सुनी होगी, विधानसभा की चर्चा सुनी होगी। आज हम दुकान पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। आज हम मिलने आए हैं अपने और हमारी बरेली के सबसे प्रिय बुज़ुर्ग युवा, जिनको हम साइकिल बाबा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बरेली, खुश रहो बरेली। साथियों, साइकिल बाबा एक ऐसी शख्सियत हैं हमारी बरेली की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों के साथ साइकिल से घूमे हैं। और ये युवाओं को रोज़ सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो इनके प्रेरणादायक वीडियो मिल जाते हैं फेसबुक पर। इसके साथ साथ ये समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं पर मुखर रूप से सामने आते हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो नौजवानों की समस्या हो, चाहे वो समाज के वंचित तबके की समस्या हो, चाहे वो सरकार की आलोचना को लेकर हो या फिर सरकार की बढ़ाई को लेकर। निष्पक्ष रूप से आप इनके विचारों को सुन सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे समाज, सरकार और किसानों के मुद्दों को लेकर विस्तृत एक चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक विषय पर बात करूंगा और वो विषय है, अक्सर आपसे लोग पूछते होंगे और उसके पूछने के पीछे मेरा एक कारण भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं यही पूछूंगा कि सर, ऐसा क्या कारण रहा कि आपने अभी तक शादी नहीं की? कहने को कुछ भी कहते रहो, शादी का असली कारण एक ही रहा। विश्वास करिएगा, सच में यही कारण रहा। मुझे जब मैं हाई स्कूल में था, हाई स्कूल या 11th में था, तो मुझे मोक्ष शब्द ने बहुत तंग करा। गुरु ग्रंथ साहब मेरे सिलेबस में थे। पंजाब का मैं रहने वाला हूँ, पंजाब 10th तक मैं पंजाब में पढ़ा हूँ। उससे भी शिक्षा मिलती गई। सिलेबस का पाठ थे गुरु ग्रंथ साहब जी। तो हमारा हिंदू धर्म हो चाहे सिखिज़्म हो, दोनों मोक्ष को मानता है। मोक्ष का क्या मतलब है? हम दुनिया में आ गए हैं, अगला जन्म हमें मत देना, हमें जीने मरने से छुटकारा मिले। पूजा पाठ जितनी भी हम करते हैं मोक्ष के लिए करते हैं। कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम मोक्ष के लिए पूजा करते हैं। तो मेरे मन में बहुत सवाल उठता था भी हम अपने लिए तो मोक्ष मांग रहे हैं, तो हमें बच्चे पैदा करने का हक ही नहीं है। या तो हम मोक्ष ना मांगे, या तो कहें हम दुनिया में बहुत खुश हैं। नानक जी ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने, नानक दुखिया सब संसार। जब हम दुखी हैं, मतलब किस कारण से बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं 52 साल का हो गया हूँ अभी 6 सितंबर को, मुझे ये पता नहीं चला। तो मोक्ष शब्द मेरे दिमाग में रच बस गया। मैंने बहुत बड़े बड़े महात्माओं से भी पूछा तो वो भी नहीं जवाब दे पाए कि हम क्यों बच्चे करते हैं, जब या तो अपने लिए मोक्ष ना मांगे। मेन कारण यही रहा है, बाकी लोग मजाक में और उसमें कुछ भी कहते रहे। जी, मेरा भी प्रश्न इसीलिए था कि हम ये असलियत जानना चाहते थे। इसके बाद हम सीरियस मुद्दों पर आते हैं और वो जो मैं इसके बाद जो पहला प्रश्न पूछूंगा किसी सीरियस मुद्दे पे सर, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं जो चैनल चला रहा हूँ, इसका उद्देश्य कोई और ना होकर के सिर्फ ये है कि मैं लोगों तक पहुँच बनाऊँ, लोगों तक ऐसी बातें लेकर के जाऊं जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है, जिससे कि वो अपने अधिकारों को जान सकें। आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं कई कामों से। जैसे कि मैं लॉकडाउन की बात करूं, आपसे प्रेरित होकर ही मैंने भी जो काम किए उनको बताना यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपसे प्रेरणा मिली। इस तरह से आपसे कितने लोग प्रेरित होते हैं और आप किन किन कामों पर जोर दे रहे हैं आज के समय, जो लोग करें और उससे लोगों का भला हो सके? पहली बात तो मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी, और ना जुड़ूंगा। ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि मेरी पटती नहीं है। मैं सीधा कहने वाला आदमी हूँ, ज़्यादा दिन तक मेरी किसी से पटती नहीं है। शादी ना करने का ये भी एक कारण मोक्ष, और ये भी मुझे मालूम थी अपनी नेचर मेरी नहीं पटेगी। तो मेरा हर मुद्दे पे बोलना, हर मुद्दे पे छोटी छोटी राय देना, और लोग फॉलो करें तो अच्छा, नहीं फॉलो करें तो अच्छा। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का है ना प्लेटफार्म मिला है हमें, ये बहुत शानदार प्लेटफार्म है। इससे हम देश को पॉजिटिव की तरफ भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो मेरा यही मकसद रहता है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। और आप साइकिलिंग भी देखते होंगे, मेरे पास बहुत लोग फ़ोन भी आते हैं, हम चलेंगे बाबा आपके साथ साइकिलिंग पे। आप बड़ों को नहीं सुधार सकते, वो जड़ हो चुके होते हैं। मुझे चेतन चाहिए। मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ टोटल। तो मैं उनको कहता हूँ आप बच्चों को भेजिए अपने, मैं लेके जाऊँगा, मैं छोड़ के जाऊँगा, मेरी गारंटी है। मैं बच्चों के हर तरीके के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई से संबंधित हो, लाइफ से संबंधित हो, सेक्स से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो। एक बार की मैं आपको वो बताता हूँ बात। 2 बच्चे थे मेरे साथ, आयुष और शौर्या।
उन्हें कुछ नहीं मालूम था ये कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होते हैं। उन्होंने इज्जत नगर से मेरे से प्रश्न शुरू करे। हमारा आटा मंडा तक जाने का विचार था उस दिन। हमारा जो 45 किलोमीटर का ट्रैक बैठता आटा मंडा तक जाना, लोटा फेरी। हम लोगों को पता ही नहीं चला जब उन्होंने प्रश्न उत्तरों का दौर चला हम कब बेहड़ी पहुंच गए। तो बच्चों के साथ ये मज़ा आता है, और बड़ों के साथ क्या आता है, वो अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, मैं अपनी थोपना चाहता हूँ। बहुत साफ सीधी बात है। वैसे मेरी कोई विचारधारा नहीं है, मैं थोपने में विश्वास नहीं करता। और जितने भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, आप किसी से भी जाके पूछिए, उनको मैं कभी भी कुछ नहीं कहता बेटा ये करो। मैं उनको सारे ऑप्शन देता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, खुलकर बोलें तो ही है। उनको ये भी कहता हूँ क्लास में आप खुल के बोलें, खुल के प्रश्न पूछें, खड़े होकर प्रश्न पूछें। जो प्रश्न आपके अंदर से उठता है वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, जो उसका आपको जवाब मिलेगा। जो टीचर पढ़ा रहा है वो आप भूल सकते हो, यदि आप जो भी प्रश्न पूछोगे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो बच्चों से यही मकसद रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछो, ज़्यादा से। आजकल बच्चों के साथ दिक्कत यही है, वो पूछते नहीं हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, संकोचित स्वभाव के हो, संकोचित नहीं है, डरते हैं बेइज्जती से। पता नहीं कौन सी इज्जत है, मुझे आज तक यही समझ नहीं उनकी इज्जत कौन सी है। अभी मैं क्लास में खड़ा होकर पूछ लूँगा दूसरे साथी वाले, ये भी नहीं पता। तो ये मैं उनके 2 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, शर्म नहीं करनी है और नशा नहीं करना। बस 2 मेरे मेन मुद्दे हैं बच्चों के साथ। बाकी तो मैं बोलता ही रहता हूँ सोशल मीडिया पे जो भी हो। बच्चों के साथ 2 मुद्दे यही रहते हैं, बेटा आपको नशा नहीं करना और शर्म नहीं करनी है। जो भी आपका प्रश्न है किसी तरीके का भी हो, पूछो, ये मकसद है अपना। साथियों, जैसा कि अभी बाबा ने बताया कि इस हर समस्या पर, हर बात पर बात करते हैं खुलकर। एक चीज़ मैं अपने स्तर से कहना चाहूँगा, इनकी बॉल को मैं फेसबुक आजकल कम चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं फेसबुक खोलता हूँ, अगर पोस्ट बाबा की नहीं दिखती ऊपर, पहली बात तो दिखती है क्योंकि रोज़ डालते हैं, अगर नहीं दिखती है तो इनकी प्रोफाइल पर जा कर के मैं उसको चेक करता हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपको हर विषय और हर तरह की पोस्ट मिलेगी, आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी, लेकिन एक चीज़ जो हर पोस्ट में मिलेगी वो ये होगी कि उसमें एक सामाजिक मैसेज ज़रूर छुपा होगा। वो आपको अंदर तक झकझोर देगा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस संसार में आने के बाद आप कर क्या रहे हैं, आप हकीकत को क्यों नहीं जान रहे हैं। इसलिए संजीव जिंदल के नाम से फेसबुक पर जाइए, सर्च कीजिए। ये मेरा खुद का आप लोगों से अनुरोध है, एक बार जा कर के ज़रूर इनकी कहानियों को पढ़िए। उन कहानियों को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी में। मैं उन चीज़ों को आजकल फॉलो कर रहा हूँ और शायद इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब मैं बाबा से एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दुकान पर बैठा हुआ हूँ, और वो है कि आज के समय की जो सबसे विकट समस्या जो हमें दिखाई दे रही है कि हमारा अन्नदाता किसान सड़कों पर है अपनी मांगें मनवाने के लिए। उनकी कौन सी मांगें हैं जो सरकार नहीं मान रही है? सरकार तो ये कह रही है कि उसने किसानों का भला किया है, उनकी आय दोगुनी करने की बात कर रही है, 3-3 अध्यादेश लेकर आई है। तो बाबा से बस यही जानना चाहेंगे, हकीकत क्या है, किसान क्यों इतने आंदोलित हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 16 साल की उम्र तक एशिया की 3रे नंबर की मंडी अहमदगढ़ में रहा हूं। मेरी पैदाइश और वो सब वहीं का है, मंडी अहमदगढ़, जिला लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर। पंजाब और हरियाणा का मंडी कल्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ सारी फसल मंडी और आड़ती और किसान का जो रिश्ता है, जो किसान और बैल का रिश्ता होता है, सेम वैसा ही रिश्ता है, प्यार भरा, घरेलू, एक दूसरे से जुड़ा। जहाँ कुछ लोगों ने IT सेल के द्वारा फैलाई हुई भी किसान एक कोने में बैठा रहता है, वो इंतज़ार करता है कब आड़ती आएगा, कब परचेजिंग करेगा, उनको कुछ मालूम ही नहीं है ये बातें। वो इंस्पेक्टर का इंतज़ार कर रहा होता है, आड़ती का इंतज़ार नहीं कर रहा होता। आड़ती के वो घर पे रहता है, आड़ती की दुकान पे रहता है, सारा इंतजाम होता है। वो किसान उसके लिए कोई ग्राहक या बेचने वाला नहीं होता, उसका पारिवारिक आदमी होता है। पहली बात तो एक बात बता दूँ, जो आड़त की आप बात कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा का कल्चर आपने देखा, मैंने आपकी पोस्ट भी पढ़ी थी। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कल जब आपकी पोस्ट पढ़ी मैंने अपने बुज़ुर्गों से बात की। मेरे यहाँ भी खेती किसानी होती है, हम लोग भी जड़ से जुड़े लोग हैं। तो उन लोगों का कहना था कि हमारी जो फसलें थीं, शकरकंद हम लोग बहुत पैदा करते थे और उसको पीलीभीत की शकरकंद इधर बिकने आती थी शाहजहानपुर में, और शाहजहानपुर की कई फसलें उधर जाती थी। वो लोग कहीं रिश्तेदारी में नहीं रुकते थे भाइयों, वो जिस आड़त पर बेचने जाते थे उस आड़ती से उनका जो संबंध था बड़े भाई या छोटे भाई या चचा की तरह होता था। उसी घर पर रुकते थे, वहीं रोटी खाते थे, वहीं नहाते थे, वहीं फसल बेच के अगर अंधेरा हो गया तो पैसा वहीं छोड़ के आते थे। वो आड़ती बाद में उनके घर पैसा पहुंचाते थे। ये स्थिति यहाँ पर भी बिल्कुल छोड़ के आते थे। मैंने वही कहानी लिखी थी परसों, थप्पड़ जी, और मैंने भी वो थप्पड़ खाया शमशेर सिंह जी का। वो गाल पे मैंने हाथ लगा के महसूस भी करा, क्योंकि हमारे घर में जो भी शादी होती थी, मेरे नाना जी आड़ती थे, जो भी शादी होती थी हलवाई की भट्ठी पहले ज़माने में 4-5 दिन पहले शुरू हो जाती थी। तो वो शमशेर सिंह की ही ड्यूटी होती थी भट्ठी पे
मिठाई को बनवाना, उसकी रखवाली करना, शादी पे एक पूजा होती है उसके बाद खाने के लिए देना। तो हमने भी थप्पड़ खाए हैं शमशेर सिंह से। इस तरह का रिश्ता था, उनको थप्पड़ मारने तक का अधिकार होता है। अधिकार क्या, मतलब वो चाचा ही हैं, ताऊ हैं, बड़े हैं तो ताऊ हैं, छोटे हैं तो चाचा हैं, पूरे अधिकार होते थे। तो उन लोगों को जो बच्चे जो आजकल के डाल देते हैं शहरी, भी वो बिचौलिया था, ये था, वो बिचौलिया नहीं था, वो परिवार का सदस्य था। वो एक जो मार्केट रेट पे गवर्नमेंट का रेट होता था उस पर लेके गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता था। किसान उन झंझटों में नहीं पड़ सकता था। बस इतना सा आड़ती का रोल होता है। आड़त को अब भी नहीं ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट, पर मेन किसानों का मुद्दा है एमएसपी को लीगलाइज करा जाए, बस इतना सा मुद्दा। और एक जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाया गया है, कितना भी आप स्टोरेज कर सकते हो, इससे भी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में दिक्कतें आएंगी। मतलब कि कोई भी बड़ा आदमी जितना भी चाहे स्टोर कर लेगा। अभी तो गवर्नमेंट को अधिकार था उसका गोडाउन देखने का, वो अधिकार ख़त्म हो जाएगा। वो जब फसल आएगी नई जो भी रेट होगा 1600, 1700, 1800 जो भी रेट होगा उस रेट पे जितना जिसके पास पैसा होगा उतना स्टोर कर लेगा। किसान के पास पैसा नहीं होता है, वो उसी रेट पे बेचेगा। कल को वो 2400-2500 रेट होगा, तब वो अखबारों में आएगा 2400-2500 रेट है जी, 2425, तब आदमी कहेंगे जी किसान की आय इतनी होगी। पर मुझे नहीं लगता किसान को फ़ायदा होगा, फ़ायदा व्यापारी को ही होगा। जी, जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप किसी चीज़ का खुला विरोध या समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप जो अपने विचार रख रहे हैं उनसे यही बात निकल के आ रही है कि जो बिल आए हैं इनसे किसानों से ज़्यादा हकीकत में जो बिचौलिए बनाने की तैयारी की जा रही है। जो हमारे आड़ती थे वो तो बिचौलिए नहीं थे, वास्तव में अब जो व्यवस्था बन रही है उसमें बिचौलिए ज़रूर तैयार हो जाएंगे। जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा हुए वही उस फसल को ख़रीद के इकट्ठा कर लेगा और फिर ब्लैक मार्केटिंग करेगा। ऐसा मानना है बाबा का और ऐसा ही मेरा भी मानना है। इसके बाद एक अंतिम सवाल और लूँगा बाबा से, और वो ये है कि बाबा जो आने वाला सप्ताह है इसमें कई किसान संगठन और कई सामाजिक संगठन भी इस बिल में जो खामियां हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे बिल का विरोध करेंगे, लेकिन जो खामियां दिख रही हैं उन खामियों का विरोध करते हुए ज्ञापन देंगे। उसमें हमारा संगठन भी शामिल है और सारे भी हैं। तो आपकी उसमें क्या राय है, क्या ये करना सही है और करना चाहिए या नहीं? ज्ञापन तो देना ही चाहिए सरकार को, ज्ञापन में कोई बुराई नहीं है, पर जो भी हो शांतिपूर्वक तरीके से हो, कोई भी वो नहीं होने चाहिए। मेरा हमेशा सोचना है, अभी विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पे इतना बड़ा चलाया, देखो सरकार तक बात पहुंची। सरकार ऐसा नहीं है नहीं सुनती है, सरकार की अपनी मजबूरियाँ होती है, कुछ सोच के ही काम करते हैं। जब एक कोई भी कुर्सी पे बैठा होता है कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं, उसका डिसीजनों का फ्यूचर में पता लगता है इफ़ एंड बट। आज हम 2 शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम लोगों को तो बोलने का हक भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी और वीर सावरकर जी दोनों पे उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। उसका क्या सिचुएशंस थी, किस सिचुएशंस में उन लोगों ने डिसीजन लिए, तो डिसीजन लेने होते हैं। मोदी जी ने डिसीजन लिया है, वो फ्यूचर बताएगा अच्छा था बुरा था, पर कुछ उसमें चेंजेस यदि समाज मांग रहा है तो वो पूरा फिर एक पैनल बैठेगा, चेंजेस लाती है सरकार, लाएगी। जब ज्ञापन में देखेगी भी ये दिक्कतें लाएगी, ज्ञापन देने चाहिए, सरकार के आगे बात रखनी चाहिए। आजकल तो हर कोई पढ़ा लिखा है, यदि सरकार के IAS PCS पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ये बिल बनाया है, तो दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, किसानों के बेटे भी आजकल खूब पढ़े लिखे हैं। ज्ञापन देना चाहिए, पर जो भी हो शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। ज्ञापन दिए, ज्ञापन पहुंचते हैं सरकार तक। और सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा है, PMO की साइट्स हैं, उस पर आप ज्ञापन दीजिए, सबसे बढ़िया है। सड़कों पे भीड़ की बजाय सोशल मीडिया से ज्ञापन भेजिए, वो सबसे बढ़िया। मैं तो यही कहूँगा। बच्चों ने मूवमेंट चलाया सोशल मीडिया पे, इसी तरह से किसानों के बच्चों को सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया की तरह चलाएं जिससे अराजकता ना फैले, सरकार तक बात पहुँचे, सरकार बात करे, जो उसमें मुद्दे हैं वो थोड़े बहुत सही करे जाएं, बिल का स्वागत करा जाए। साथियों, जैसा कि साइकिल बाबा का मानना है कि सड़कों पर भीड़ इकट्ठी करने की बजाय, क्योंकि उस भीड़ से कोई आपको जवाब नहीं मिलने वाला, जो भी होना है ज्ञापन जब आपका पहुंचेगा PMO में पहुंचेगा, बिल्कुल वो जो भीड़ है वो यही DM तक रह जानी है अपने जिलों में। वहाँ से DM को ने तो कोई भेजना नहीं है PM को, यदि चिट्ठी से उसने भेज भी दिया, वो खुलेगी ना खुलेगी तो उनकी साइट्स हैं, खुद अपने विचार रखिए। मतलब जब हमारे PM साहब डिजिटल इंडिया को मानने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है भी नहीं होते सुधार होते हैं। जब इतना आंदोलन है सुधार भी होंगे, हो सकता है 2-4 दिन में बातचीत भी हो। देखो बच्चों ने चलाया, सिर्फ सोशल मीडिया पे चलाया, जोगी जी ने अनाउंसमेंट करा भी 3 महीने में भरो। तो सड़कों पे अराजकता फैलाने की बजाय सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और बाकी तो फ्यूचर में पता लगेगा। एकदम प्रतिक्रिया भी दिक्कत करती है, जैसे हम अब हिस्ट्री पे भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं,
वो भी मैं नहीं कहूँगा, सिचुएशंस होती हैं। अब मोदी जी की क्या सीन पर एमएसपी लीगलाइज, मेरा तो एक ही मेन मुद्दा है, एमएसपी लीगलाइज करने में क्या दिक्कत है। टीवी पे भी मैं बहस देख रहा हूँ, इतना मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या दिक्कत है उसका कोई भी प्रवक्ता दे नहीं पाया जवाब भी, क्या दिक्कत है। वो तो जब मिनिमम है तो मिनिमम देने में क्या दिक्कत है, कि कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाया। छोटी सी डिमांड है मेरी नज़र में, तो बाकी क्यों नहीं हो रही है ये समझ से बाहर है। साथियों, बाबा की एक ही बात कहनी है कि बात मुद्दों की जाए, अराजकता सड़कों पर या किसी भी प्रकार की ना फैलाई जाए। जो भी बात रखें वो अहिंसात्मक तरीके से रखें और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। इसके साथ साथ ही बाबा ने एक बात और कही है, वो कही है एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान भी यही मांग रहा है, हालांकि किसान की बहुत ज़्यादा मांगे हैं नहीं, सिर्फ यही मांग रहा है सरकार से। मुझे लगता है कि इस बात को जब ज़ोरदार तरीके से उठाया जाएगा सोशल मीडिया पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो हो सकता है इस पर सरकार ध्यान दे, और मुझे उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, जिससे कि इन बिलों का जो विरोध है वो थमेगा। और इसके साथ देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है इस मुद्दे को लेकर। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ भी ना होते हुए आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए, बस सोशल मीडिया ही मैं यूज़ करता हूँ। देखो आपने सोशल मीडिया की पावर देखी, कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं, सोशल मीडिया ही मैं यूज़ करता हूँ। इसीलिए मैं पब्लिक को कहूँगा सड़कों पर ना आकर सोशल मीडिया का यूज़ करें। आपकी आवाज़ पहुँचती है, ये स्टूडेंट्स की जोगी जी तक बात पहुँची आपके सामने है, किसानों की भी पहुँचेगी। आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, पहुँचाएँ बात अपनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।